जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 14.1 का सॉल्यूशन करूँगा। और अगर आपको इसका थ्योरी समझना है तो उसको मैंने एक आधे घंटे की वीडियो में बना करके रखा है। वो वहाँ पर कहीं आई बटन है, वहाँ पर आप क्लिक करके पहले आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, अब जब भी मैं क्वेश्चंस करूँगा तो मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर लूँगा, इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप टोटली क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर फोकस करें और आप अपना पेन और नोटबुक लेकर के बैठें ताकि कुछ भी जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊँ सही कराऊँ तो उसको आप नोट डाउन करते जाएं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। ओके, तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 14.1 मैंने ला दिया है। अब जो भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्लेवर चेंज है, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं इनके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, स्टेप 1 में राइट अ टेबल विद द डेटाज इन वर्टिकल फैशन एंड प्रोसेस देम एज पर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये चीज़ है कि हमें पहले ना एक टेबल बनाना है। ठीक है, जो भी डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसका टेबल बनाना है और उसको टेबल को हमें एकदम वर्टिकल फैशन में रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली हमें अब डेटा को नहीं लिखना है, हमें वर्टिकली लिखना है। डेटा को कैसे लिखेंगे हम लोग तो हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एज पर रिक्वायर्ड। ओके, तो एज पर रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, तो मतलब मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो भी आपका डेटा है ना उसको आप अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है आपका उसमें जिस प्रकार से डेटा का डिमांड है उसको हमें यहाँ पर प्रोसेस करना रहता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में ये कर लेना है अपने को। और उसके बाद क्या है, स्टेप 2 है जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन को किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो ये हमें डिसाइड करना रहता है स्टेप 2 में। अब मेथड का मतलब क्या हुआ, मेथड का मतलब हुआ, क्योंकि हमें पता है ना इसमें 3 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा जो होता है वो अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और जो तीसरा होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सिंपल। तो ये पूरा का पूरा काम हमें स्टेप 2 में करना रहता है। उसके बाद स्टेप 3 में फॉर्मूला मेंशन करेंगे और केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या हो सकता है, कोई गेस कर सकता है क्या? अच्छा, नहीं गेस कर सकता है, कोई बात नहीं। एन्जॉय आंसर। जी हाँ, अब भाई इतना सारा स्टेप आपने फॉलो कर लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आंसर को एन्जॉय कर लो। बोलो भाई, बात सही है कि नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, ये जो 3 मेथड्स हैं ना इसके बारे में क्वेश्चन खुद भी कह सकता है। तो अगर क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है कि हाँ आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, तो सिंपली आप उस मेथड का फॉर्मूला यूज़ करोगे और उसी के अकॉर्डिंग डेटा को टेबल में कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, हट जाऊँगा भाई, मैं हट जाऊँगा, मुझे पता है। तो इतना सारा स्टेप जो है आप अपनी नोटबुक पर लिखो और क्वेश्चन नंबर 1 को आप पहले केयरफुली रीड कर लो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर शो करूँगा ही, लेकिन आप भी केयरफुली रीड कर लो और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कभी भी, है ना, तो एक बार ना एग्जाम्पल्स देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल्स में बिल्कुल वैसा ही, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में सॉल्व करके हमें दिया जाता है। ठीक, तो अगर आप एग्जाम्पल को देख करके अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वाले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस। आपको लगता है कि इसमें कोई डेटा होगा? इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 houses in locality. Find the mean number of the plants per house. अच्छा, तो मीन नंबर पूछा है और हमें ये डेटा दे दिया गया है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, डेटा जो है ना छोटे छोटे नंबर्स में दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए एकदम सुइटेबल रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखेंगे, गिवन डेटा कैन बी टेबुलेट एज फॉलोइंग, यानी कि हम टेबल एक बनाएंगे। ओके, अब इस टेबल में हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, ये वही है जो यहाँ पर है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ हाउसेस। ओके,
ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में FI भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम क्लास मार्क लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में XI लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहला है 0 to 2, दूसरा है 2 to 4, उसके बाद है 4 to 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाउसेस है 1 2 1 5 6 2 एंड 3, वैसे ही ये इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, सबके सामने वो नंबर्स को लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब क्लास मार्क यानी XI फाइंड आउट करना है, तो मैंने फार्मूला अपने उस वाले वीडियो में बताया था कि XI इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2, ठीक है। तो इसका XI 1 हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि 0 + 2 दैट इज़ 2 और उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका XI क्या हो जाएगा? तो 2 + 4 दैट इज़ 6 और 6/2 करोगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका और यहाँ तक का पूरा XI मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग भी सॉल्व करके लिखिएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो टेबल आप बनाओगे ना, ये टेबल आप फार्मूले पर रख कर के बनाओगे, ठीक है। अगर आपने फार्मूले पर रख कर के इस टेबल को नहीं बनाया तो फिर आई एम सॉरी, आपका XI नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, क्या यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ है अभी स्टेप 1 कंप्लीट। बोले क्यों? देखो, स्टेप 1 में ये था कि हमें डेटा को टेबुलेट करना है और डेटा को ऐसे प्रोसेस करना है जैसा कि हमें फार्मूले में चाहिए। हमने कहा ठीक है, फार्मूले में कैसा डेटा चाहिए ये तो देखना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो फार्मूले में कहाँ से पता चलेगा कि डेटा कौन सा चाहिए? आप तब पता कर पाओगे जब आपको ये ज्ञात हो कौन सा मेथड लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है? डायरेक्ट मेथड लगाना है। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत छोटे छोटे हैं, इजीली हो जाएगा। बोले ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए अपने को? हमें चाहिए सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। अब देखो यहाँ पर FI तो हमें मिल गया है, ये जो है ये तो FI है, तो सिग्मा FI तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा FI क्या हो जाएगा अपना? इन सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 20। बोले ठीक, लेकिन XI FI भी तो चाहिए, तो उसके लिए फिर इस टेबल का एक और कॉलम खुलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें लिखेंगे FI XI। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके सामने, इसका मल्टीप्लाई करके सामने, इसका मल्टीप्लाई करके सामने और इसका इसके सामने, ठीक है। और ये रहा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिल्कुल उनके सामने ही है। अब क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में FI XI की एडिशन वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 162, ठीक है। और अब हम बहुत ही आराम से फॉर्मूले पर डेटा पुट करेंगे और एवरेज की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। x बार इजकल टू सिग्मा FI XI क्या है? यही तो है 162 होल अपॉन 20 क्या है? सिग्मा FI, तो 20 को यहाँ पुट करो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको कैसे कैंसिल करेंगे तो सही रहेगा। आप यूँ मान लो कि 162 ऊपर है और नीचे में 2 × 10 है। ये पूरा आप अपने मन में कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर के आ रहा हूँ। तो ये 2 से इसको पहले कैंसिल कर दो, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर? अब क्या हो गया? 81 होल अपॉन 10, तो 81 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर। अब इसमें भी आप लिख सकते हो कि देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको मैं बहुत सारा तीर मार मार के और सॉल्व किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 3 में, बाकी सब में मैं एरो नहीं यूज़ करूँगा। आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। मैंने कहा ठीक है, कंसीडर कर लिया। अब बताओ आगे। फाइंड द मीन डेली वेजेस। फाइंड द मीन डेली वेजेस, ये बात ध्यान रखना कि हमें क्या पता करना है? डेली वेजेस का मीन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो, इस क्वेश्चन ने सिर्फ बोल दिया है यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, है ना, लेकिन मेथड का नाम नहीं दिया है, तो ये भी एक राज ही रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको जब XI और FI की वैल्यू देखेंगे तो अपने आप बता देंगे कि इसको कहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्ट मेथड से कर लें या फिर अज्यूम्ड से या फिर उसके आगे अज्यूम्ड से या फिर उसके बियॉन्ड जा कर के हम स्टेप डेविएशन से करें,
तो ये जब हम लोग xi और fi की वैल्यू देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा कैन बी टेबुलेट एज फॉलोइंग। अब देखो जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका सबसे पहला जो कॉलम है इसमें तो डेली वेजेस ही लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पर ब्रैकेट में fi लिख देते हैं हम लोग। डेली वेजेस में जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसी को सॉल्व करके हमें xi मिलता है, ठीक है। इसका जो वर्ड है हम लिख सकते हैं क्लास मार्क। और ये जो आप देख रहे हो ये fi मल्टीप्लाइड बाय xi के लिए जगह होता है, ठीक है। और इसी को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से जाएं या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से जाएं या फिर स्टेप डेविएशन से जाएं। तो अगर डायरेक्ट से हमारा काम हो जाएगा तो हम यहीं तक का जो टेबल है वो बना करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि नहीं अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन के लिए जाएंगे तो हम लोग इस तरफ भी आगे कॉलम्स को बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर fi xi लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो 500 से 520, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 600। तो कहने का मतलब ये है कि 20-20 रुपए के अंतराल पर ये डेली वेजेस दिया गया है। उसके बाद 12, 14, 8, 6, 10 ये तो रैंडम है, इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन डेली वेजेस में एक पैटर्न मिल गया है, उसको पुट कर देते हैं। तो ये हमने पुट कर दिया, लगे हाथ इसको भी पुट कर दिया। और अब हम क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। तो 500 और 520 मिला करके होता है 1020 और उसका डिवाइड 2 करोगे तो आ जाएगा 510। इसका हो जाएगा 530। ये इन सब के क्लास मार्क भी निकल गए। और अब हम fi xi निकालते हैं, ठीक है। और ये fi xi की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दी है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये सभी नंबर्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, है कि नहीं। तो अब आप सोच करके बताओ क्या स्टेप डेविएशन तक चला जाए। तो मैं कहूँगा कि हाँ चला जाए। बोले क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन तब जाते हैं जब कॉमन फैक्टर कुछ मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर सब में 10 है, तो सब में 10 एक कॉमन फैक्टर है, सभी को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें एक अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो किसको मान लिया जाए? तो चलो इस 550 को हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि 550 क्या हो गया अपना, ये स्मॉल a की वैल्यू हो गई, ठीक है। स्मॉल a जो है हमारा वो हो जाएगा 550। और लगे हाथ सिग्मा fi का भी वैल्यू लिख देते हैं, ये हो जाएगा 50। इसका मतलब हमें एक di की वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो di की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस 550 में से ही सभी को माइनस करके चलना पड़ेगा। तो अगर इस 510 की बात करें तो इसके सामने कैसे सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, हम पहले लिखेंगे 510, इसमें से माइनस करेंगे 550, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 40 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ माइनस में 40 हो जाएगा di की वैल्यू। नेक्स्ट के लिए हम 530 से 550 को माइनस करेंगे तो इस वक्त आ जाएगा -20। 550 से 550 को माइनस करेंगे वो तो ज़ीरो आएगा। फिर 570 से 550 को माइनस करेंगे तो वो 20 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर 40 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम ui की वैल्यू निकालेंगे। बोले क्यों? क्योंकि सब में हमें 10 का फैक्टर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ui इजकल टू क्या हो जाएगा, di/10 जो कि कॉमन फैक्टर है। तो ये हो जाएगा -4, -2, 2 एंड 4, ठीक है। और एट द एंड हमें fi ui की वैल्यू चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में fi ui की वैल्यू ही चाहिए होती है। तो ये -48 हो जाएगा, क्योंकि -4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -48, ये -28, फिर ये 0, ये 12 और ये 40। क्लियर? और फॉर्मूले में हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, -24। तो यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। मैं एक बार शॉर्टकट में चीज़ों को बता दे रहा हूँ। ये जो आप ui देख रहे हो इसका फॉर्मूला यहाँ di/10 है। तो di क्या है, di ये रहा। अच्छा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना सही कहलाता, तो मैं जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। di इजकल टू क्या हो जाएगा, xi माइनस a। a क्या है अपना, a देखो यहाँ पर लिखा है 550, ठीक है। और ये जो fi है और ui है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ui हम यहाँ से उठाएंगे और fi हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर करके उसके सामने लिखते जाएंगे, ये और ये, ठीक है। ओके, तो हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया है और हमें फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। लेकिन उन सबको
स्पेसिफाई भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसको स्पेसिफाई करेंगे और लिखेंगे ऑब्जर्विंग द डेटा स्टेप डेविएशन मेथड इज अप्रोप्रिएट हियर, ठीक है। अब आगे लिखेंगे टेकिंग 550 एज अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन के बाद स्मॉल ए दे देंगे और आगे लिखेंगे एंड 10 एज कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में h लिख देंगे क्योंकि h ये कॉमन फैक्टर को डिनोट कर रहा है, अज्यूम्ड मीन को डिनोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui होल अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय h, ओके। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 550 प्लस -24 अपॉन 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, क्लियर। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ जो 550 है यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस आएगा क्योंकि 24 जब ब्रैकेट तोड़ के बाहर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 24 अपॉन में 5 रहेगा। तो पहले 24 अपॉन 5 को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4.8। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक दे देता हूँ मैं, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो सबसे पहले ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो है 2 से गुणा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, नीचे वाला जो है ये 10 बन जाता है। और जब भी कोई डिजिट को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली 48 है ना, तो इसका जो डेसिमल यहाँ पर छिपा हुआ है, ये जो डेसिमल, इस डेसिमल को एक प्लेस आगे बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस केस में ये 4.8 हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसका आंसर 545.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर होना चाहिए, आप एक बार बुक में देख लेना, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलावेंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डेली पॉकेट मनी दिया जा रहा है। द मीन पॉकेट अलावेंस इज 18 रुपी। हमने कहा ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो f को फाइंड आउट करना है, यानी कि इस वाले f को, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो देखो उसने मीन दे रखा है, ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi होल अपॉन सिग्मा fi। इस फॉर्मूले का एक्चुअली मीनिंग होता है कि भाई अगर आपको x बार निकालना है तो एक बार फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लो, उसमें फर्स्ट क्लास मार्क का गुणा कर दो, प्लस करो, सेकंड फ्रीक्वेंसी लो, सेकंड क्लास मार्क का मल्टीप्लाई कर दो, फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी लो और थर्ड क्लास मार्क का मल्टीप्लाई कर दो, और जब तक आपका डेटा है, मतलब कि मान लो कि आपके पास 6 डेटा है तो 6 स्टेप्स तक ऐसा करना है। उसके अपॉन में सिग्मा fi का मतलब हुआ कि पहला फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरा फ्रीक्वेंसी प्लस तीसरा फ्रीक्वेंसी, इनको भी वैसे ही उतने देर तक जोड़ना है जितने स्टेप्स तक के डेटाज हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले का बेसिक रोल बताऊँ तो वो होता है कि जैसे हमारा ये x बार है यानी कि मीन ऑफ x है, और यहाँ पर उसका सिग्मा fi xi होल अपॉन सिग्मा fi है, ठीक है। ये ना एक इनपुट आउटपुट मैकेनिज़्म होता है। कैसे मैंने कह दिया कि इनपुट आउटपुट मैकेनिज़्म होता है, तो देखो अगर आपको ये आउटपुट चाहिए तो आपके इन डेटा का इनपुट देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको इनपुट दे दोगे ये आपको आउटपुट दे देगा, है ना, सॉल्व करने के बाद। सिंपल है, ठीक। ये इसका बेसिक नेचर होता है फॉर्मूले का, लेकिन सिर्फ यही इसका बेसिक नेचर नहीं होता है। एक और चीज़ भी तो हो सकती है कि भाई हम इनपुट यहाँ पर दे दें और आउटपुट यहाँ से ले लें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के केस में किया गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, द गिवन डेटा कैन बी टेबुलेटेड एज द फॉलोइंग। देखो इस डेटा में, इसमें और इसमें, इन सब में एक पैटर्न मिल रहा है, क्या कि सभी 2-2 नंबर के अंतराल पर हैं, ठीक है ना, 2-2 नंबर के डिफरेंस पर है। 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें फिल कर देते हैं डेली पॉकेट अलावेंस के नाम से, डेली पॉकेट अलावेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लास मार्क। तो ये हो गया, और अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ब्रैकेट में लिख देंगे fi। तो ये हो गया और ये भी हो गया। इस f पर ही हमें वर्क करना है, ठीक है। लेकिन हमें इस वाले कॉलम में xi की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2। अब बारी बारी से करते जाएंगे
और एक एक करके सॉल्व करते हुए इसका आंसर यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम fi और xi की वैल्यू को देख लेते हैं तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से मेथड से जाएंगे, ठीक है। किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहला मेथड डायरेक्ट से, या फिर स्टेप डेविएशन से, या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो देखो यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से गए तो क्या होगा, 12 और इस 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ा जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब कि नंबर्स जो हैं बड़े बड़े हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड से जाएंगे, और अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। डी आई इजकल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। और ए अज्यूम किसको करें, तो देखो हमारे पास कितने रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 रोज़ हैं। इसका सबसे मिड कौन सा है, 18। तो 18 को हम मान लेते हैं अपना ए। अच्छा ये बात ध्यान रखना, हम मिड एकदम मिड में है 18, इसीलिए हमने उसको लिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमने 18 की वैल्यू को भी देखा है ना। 18 जो है सबसे छोटा कौन है, 12 है, और सबसे बड़ा कौन है, 24 है। तो इसके हिसाब से सबसे मिड में कौन आना चाहिए, 18, ठीक है ना। 12 14 16 18 20 22 24, तो सबसे मिड में तो 18 ही है, तो ये आना ही चाहिए। हमने कहा ठीक, अब इससे डी की वैल्यू निकालते हैं। तो 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस में 6, ये हो जाएगा माइनस में 4, ये हो जाएगा माइनस में 2, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और ये प्लस में 6 हो जाएगा। क्लियर? फिर हम इस टेबल का एक्सपांसन करते हैं, क्योंकि हमें fi और di की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला fi di कैसे आएगा, fi को मल्टीप्लाई कर दो इस di से, तो कितना हो जाएगा, -42। इसी तरीके से 6 और -4 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -24। 9 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 18। यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा। अब इस f और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2f लिख देते हैं हम लोग। सीधी सी बात है भाई, या तो नंबर में होगा तो मल्टीप्लाई करके हम नंबर में लिख लेंगे, या फिर अगर सिंबल्स में है ना, कोई वेरिएबल है, तो उसको वेरिएबल के जैसे चिपका करके लिख देंगे। 5 और 4 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, 20। फिर लास्ट जो बच गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पता है कि हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो कौन कौन से, fi, सिग्मा fi की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये जो नंबर्स हैं वो तो जुड़ करके 44 हो जा रहे हैं, और f जो है सिंगल में आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर fi di का समीशन करेंगे, इसका हो जाएगा 2f पॉजिटिव में बच जाएगा और माइनस में 40 हो जाएगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं पर्सनली इसको कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, आप खुद से भी कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। वी नो दैट x बार इजकल टू a प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा fi di होल अपॉन सिग्मा fi, ये होता है। हमने कहा ठीक है, x बार की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है ना, और वो 18 है तो 18 लिख देंगे। a जो है उसको हमने 18 माना ही है ना, और प्लस में यहाँ पर fi di की वैल्यू कौन सी है, ये है, और fi की वैल्यू कौन सी है, सिग्मा fi की वैल्यू ये है, लिख देते हैं। तो 2f माइनस 40 होल अपॉन 44 प्लस f। इस 18 को इस तरफ लाओ तो माइनस में आ जाएगा, 18 माइनस 18 हो जाएगा इक्वल का इस तरफ, और इस तरफ हो जाएगा 2f माइनस 40 होल अपॉन 44 प्लस f। अब देखो ये टोटली 0 हो जाएगा ना, और इसके बाद इक्वल के इस तरफ 2f माइनस 40 होल अपॉन 44 प्लस f। हमने कहा ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा डेनोमिनेटर में है। क्लियर? ये जैसे इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0। क्लियर? और यहाँ पर इस साइड आ जाएगा 2f माइनस 40, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गया, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 2f इजकल टू इस 40 को इस साइड लाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 40 चला जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव में 40 लिख देते हैं। अब f इजकल टू 40 अपॉन 2 कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 20। फाइनली हमें f की वैल्यू मिल गई, कितनी है, 20। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुइटेबल मेथड।
हमने कहा अच्छा हार्ट बीट का मीन पता करना है। अरे भाई मरीजों को तो छोड़ दो, है ना, उनका भी दिल धड़कने दो, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको आपको टेबुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन तो मैं आप नहीं करूँगा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जैसा किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। आप इसका देख लेना कि कौन से मेथड से आपको करना है, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे करना, ट्राई करना है इसको, ठीक है ना। ये होमवर्क में रखता हूँ मैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है कि आपको इनका मीन फाइंड आउट करना है, और जिस भी आपको मेथड से करना है तो उसको मेंशन करना है कि आपने कौन से मेथड से किया है ना। तो ये भी आप होमवर्क में रख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। हमने कहा ठीक है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड से यूज़ करके को इसका मीन पता करना है। सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। एफ आई दे दिया है, एक्स आई यहाँ से कैलकुलेट होकर के निकलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। ppm का ये फुल फॉर्म होता है। द डेटा was collected for 30 localities in a certain city is presented below, ठीक है ना। तो ये है, इस टेबल में हमें इसका डेटा मिला है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे करने लायक है, क्योंकि इसमें डेसिमल्स वगैरह हैं। तो चलो ठीक है, इसको मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं, जाहिर सी बात है, याद है ना ये स्टेप कि हाँ भाई हम पहले टेबल बनाएंगे डेटा का वर्टिकल फैशन में, ठीक है। और जैसा जैसा फॉर्मूले में हमें डिमांड रहेगा वैसा हम उसको प्रोसेस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा हमें मेथड यूज़ करना है तो वो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग चूज़ करेंगे कौन सा यूज़ करें, और वो डेटा को देख करके पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि फॉर्मूला मेंशन करना रहता है, मेथड मेंशन करना रहता है, और केयरफुली कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एन्जॉय योर आंसर। अच्छा देखो, वर्टिकल फैशन में तो ये है ही, तो हमें काम करते हैं इस टेबल का ही स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो ये रहा, ठीक है। तो हम लोग इसका आगे जो लिखना है वो लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी तो हो गया FI, XI को यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं, और हमें पता है XI यहाँ से आएगा, कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2 करके XI की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। पहले का क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ज़ीरो में कुछ भी जोड़ो वही आएगा, तो 0.04 होल अपॉन 2 दैट इज़ 0.02, ओके। अच्छा 8 एंड 4 में 8 एंड 4 को जोड़ दो तो कितना होगा, 12, 12 अपॉन 2 दैट इज़ 6, तो 0.06, ठीक है। ध्यान रखना डिवाइड करने पर हमारा 1 डिजिट आया है 6, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो 12 और ये 8 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 20, 20 में अपॉन में 2 करेंगे, 20 का मतलब क्या हुआ 0.20, ठीक है ना, और इसका अपॉन 2 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 0.1। और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपका आना चाहिए इसका नेक्स्ट वाला 0.14, उसका नेक्स्ट वाला आना चाहिए 0.18, और उसके नेक्स्ट आना चाहिए 0.22। क्लियर है। तो अगर आपका इतना आया है तो आप बिल्कुल सही हो। यहाँ पर ध्यान दो, तो डेटा क्या है, छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर FI XI, क्योंकि उसने मेथड का नाम तो दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। FI XI की वैल्यू चाहिए होती है डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में। तो देखो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 4 0.8 हो जाएगा, सॉरी 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। 9 6 जा कितना होता है 54, तो 54 यानी कि 0.54 हो जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 1 दैट इज़ 9 यानी कि 0.9 हो जाएगा। फिर 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 28 यानी कि 0.28 हो जाएगा। 18 4 जा 72 होता है, तो इसका मतलब कि 0.72 हो जाएगा। 22 2 जा 44 होता है यानी कि 0.44 हो जाएगा। अब इसका सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा FI XI, तो ये आ जाएगा 2.96। क्लियर है, ठीक। अच्छा सिग्मा FI भी ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 9 और 9 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 26, और ये फिर 30, टोटल 30 हो जाएगा। ये भी लिख दिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड, मीन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज इक्वल टू 2.96 होल अपॉन 30। तो
तो ये 0.098666 आ रहा है। एक काम करते हैं, हमें पता है कि अगर यहाँ तक हमें डिजिट्स को रखना है और इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ करके और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 0.099 लिख करके रोक देंगे। यही हमारा अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में होना चाहिए। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए थोड़ी देर के लिए कैमरामैन बन जाओ। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट अब्सेंट। तो ठीक है, हमें मीन वैल्यू निकालना है और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इजीली निकाल सकते हो भाई, वही मेथड्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये भी वही मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेन दिक्कत जहाँ पर दिख रही है मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ट्राई करना, हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, मैं उसका एक अलग से जो होमवर्क सीरीज़ होगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। कि हाँ भाई, अब आपको मैंने होमवर्क दिया था तो वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।